ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम अराजकता में व्यवस्था है और व्यवस्था में अराजकता है। सारी अवस्थाओं के पार ये एक अद्भुत अवस्था है, जो सारी समझ के पार है, वो ही इसे समझता है। ये सूत्र भी बहुत ही अद्भुत और अनूठा है। विरोधाभासी सत्यों का उपयोग करता है। जीवन में जब कोई विराट बात कही जाती है, तो हमें विरोधाभासी शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि एक सिरे से बात पकड़ी नहीं जा सकती, तो हमको सारे सिरे पकड़ने पड़ते हैं। सारे सिरे पकड़ने में बातें थोड़ी बेबूझ होने लगती हैं, लेकिन उन्हें समझ लेना पड़ता है। सूत्र कहता है कि प्रेम अराजकता में व्यवस्था है, ऑर्डर इन द केयास, और व्यवस्था में अराजकता है, केओस इन द ऑर्डर, ऑर्डर इन द केओस एंड केओस इन द ऑर्डर। जीवन अगर हम देखें तो ऐसा दिखाई देगा कि जीवन एक केओस है, जीवन एक अराजकता की तरह है। कोई तुक तान नहीं दिखाई देती, जीवन में जीने का कोई एक सिलसिला, एक कोई पद्धति हमको दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि जीवन अराजकता में जा रहा है। हम अराजकता में स्यूडो सब्स्टिट्यूट की तरह से व्यवस्थाएं बिठाते हैं। समाज में हम कानून की तरह बिठाते हैं, नैतिक नियमों की तरह बिठाते हैं व्यवस्थाएं, क्योंकि जीवन तो अराजक है। मनुष्य अराजकता में जिया चला जा रहा है, तो हम सामाजिक रूप से भी उसमें व्यवस्थाएं बिठाते हैं कृत्रिम रूप से, कि कुछ व्यवस्था से तो जान पड़े। ये घर परिवार भी हमने बनाए हैं उस अराजक जीवन के फैलाव में व्यवस्था के द्वीपों की तरह, कुछ व्यवस्था के ढांचे तो बन जाए। ये सामाजिक निर्माण है। लेकिन फिर भी हम कितना भी बना लें, आज तक इतने कानून, इतनी सब चीजें बनती चली गई और ये सब चीजें होती चली गई, फिर भी अराजकता तो फिर आ जाती है, फिर नए सिरे से केओस आ जाता है, बनी बनाई चीजें फिर बिखर जाती हैं। व्यक्ति वंडरर था, यायावर था, भटकने वाला व्यक्ति था। उसने घर बसाकर टिकने की कोशिश करी कि एक अराजक जीवन शैली थी, चलो कुछ व्यवस्था बना लेते हैं, घर बना लें, रुक जाएं। लेकिन फिर उन्हीं घरों में उपद्रव शुरू हो जाते हैं, उन्हीं घरों में अराजकताएं शुरू हो जाती हैं। तो जीवन तो एक, अगर हम सतही तौर से देखेंगे तो बड़ी अराजक स्थिति में दिखाई देगा, और बहुत गहरी अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो बड़ी व्यवस्था की तरह से भी दिखाई देगा। लेकिन इस अराजक दिखते जीवन में जो व्यवस्था की तरह चीज आती है, वो प्रेम ही लाता है। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि सारी अराजकता में प्रेम एक व्यवस्था है। प्रेम आता है तो सब ठहरता है। प्रेम आता है तो जैसे एक ठहराव आता है, एक व्यवस्थागत चीजें हमें दिखाई देती, जैसे आसमान में घुमड़ते बादलों की अराजकता देखो, और फिर उन्हीं बादलों का बरसना देखो। जब बादल घुमड़ रहे हैं तो अराजकता है, बादल किधर जाएंगे, कहां जाएंगे, कोई नहीं जानता, बादलों को भी नहीं पता। वो जीवन की एक अराजक व्यवस्था में उमड़ घुमड़ रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। फिर वही बादल जब बरसते हैं तो जीवन में एक व्यवस्था आ जाती है। उस अराजक उमड़न घुमड़न के पीछे एक बरसने वाली व्यवस्था दिखाई देने लगती है। एक हमको सुसंगति दिखाई देती है, हमको एक सिस्टम दिखाई देता है कि हाँ ठीक है। प्रेम भी ऐसा ही है कि जब वो आता है जीवन में, तो जीवन के सारे बिखराव के बीच एक सुसंगति बनती है, एक संगति, एक व्यवस्था की तरह हमको सब चीजें नजर आने लगती हैं। हमको लगता है कि हाँ ठहराव घट रहा है। तो जीवन में जब भी कोई संगति आई है, जीवन में जब भी कोई ठहराव आया है, तो प्रेम के कारण आया है।
जितनी भी अराजकताएं हैं वो अप्रेम के कारण है। लेकिन दूसरे ही रूप जगह पर सूत्र ये भी कह देता है कि सारी व्यवस्था में प्रेम अराजकता है। ये है हमारी कृत्रिम व्यवस्थाओं में आई हुई अराजकता की चीज। हम जितनी भी व्यवस्थाएं बिठाएंगे, जितने सिस्टम बिठाएंगे, प्रेम उन सबको बिखेर देने वाला है। क्योंकि प्रेम एक परम व्यवस्था है। परम व्यवस्था सतही व्यवस्थाओं के साथ नहीं चल पाएगी। बहते हुए तेज हवा के झोंके, उनकी अपनी एक व्यवस्था है, वो अपने ढंग से बहते हैं। लेकिन अगर हमने उन हवा के झोंकों के सामने ताश का एक महल बना के रखा हुआ है, तो हवा का तेज झोंका उस ताश के महल को गिराएगा। हमने अगर रेत का घरौंदा सागर के किनारे बनाया हुआ है, तो एक तेज आई हुई लहर उस घरौंदे को पहुंच जाएगी। यूं तो दिखाई देगा हमको कि उसने हमारी व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया, कि चकनाचूर नहीं किया। वो एक बड़ी व्यवस्था है जिसके भीतर ये सब छोटी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जब हम छोटी छोटी व्यवस्थाओं की तरह जी रहे होते हैं, तो तब प्रेम हमको अराजकता की तरह दिखाई देता है। जब हम जीवन की विराट अराजकता को देखते हैं, जब हमें कोई तुक-तान नहीं दिखाई देती जीवन की, कुछ सिरा पकड़ में नहीं आता, सब एक गोरख धंधे जैसा जान पड़ता है, सब बेबूझ सा जान पड़ता है, तब प्रेम एक आश्वासन की तरह, एक व्यवस्था की तरह आता है। तब सब चीजें एक संगति में बैठ जाती हैं। ये हुई विराट अराजकता से आमने सामने की स्थिति। वहां पर प्रेम व्यवस्था की तरह अपना काम करता है। लेकिन जब हम तमाम व्यवस्थाएं बिठाने लगते हैं कृत्रिम रूप से, तब प्रेम अराजकता की तरह आता है। हमारे नैतिक मान्यताओं के खिलाफ आता है, हमारे बंधे बंधाए नीति नियमों के विरुद्ध आता है, हमारे किताबों, हिसाबों, हमारे शास्त्रों के खिलाफ आता है। इसीलिए ये शास्त्र, ये धर्म, संप्रदाय प्रेम की बातें कितनी भी करें, प्रेम को बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि प्रेम ऐसे होना चाहिए। वो प्रेम का अपना एक फार्मूला देंगे, लेकिन विशुद्ध रूप से प्रेम आएगा तो उसे ये सब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्योंकि ये जबरदस्ती बैठाई गई व्यवस्थाएं हैं मानवीय जीवन में, जिसमें प्रेम अराजकता की तरह आएगा और जो बिखरने जैसा है वो बिखर जाएगा। अगर नैतिक मूल्य ओढ़े गए हैं तो बिखर जाएंगे प्रेम की अराजकता में, और अगर नैतिक मूल्य अंकुरित हुए हैं, उनकी जड़ें हैं जीवन में, तो वो संवर जाएंगे। प्रेम आता है तो ये नहीं देखता कि मानवीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या किताबों की दृष्टि से हमको क्या बचाना चाहिए, क्या नहीं बचाना चाहिए। वो तो आत्यंतिक दृष्टि से चलता है। जो आत्यंतिक दृष्टि से बचना होगा वो बचेगा, नहीं तो बिखर जाएगा। तो इसीलिए जब प्रेम मान्यताओं में नहीं फिट बैठता है तो लोग प्रेम के विरोध में चले जाते हैं। तो ये अराजकता में व्यवस्था और व्यवस्था में अराजकता, ये प्रेम का गुणधर्म हमको समझ लेना चाहिए। और यही उसकी बड़ी रोचक स्थिति है कि वो दोनों स्थितियों में दोनों तरह से हमको दिखाई देता है। जो जहां खड़ा है, जो जैसी भावभूमि में है, उसके लिए वो वैसा ही दिखाई देगा। जो जीवन की अराजकता को देख चुका है, उसके लिए प्रेम व्यवस्था की तरह दिखाई देगा, और जो कृत्रिम व्यवस्थाओं में लिप्त है, उसको प्रेम अराजकता की तरह दिखाई देगा। लेकिन प्रेम प्रेम है, वो तो अपना ही ढंग है उसका। ये हम किस बिंदु पर खड़े हैं, हमारे उस बिंदु के कारण प्रेम का जो दर्शन है हमारे लिए वो भिन्न हो जाएगा।
सूत्र कहता है कि प्रेम सारी अवस्थाओं के पार है। ये एक अद्भुत अवस्था है, बियॉन्ड ऑल स्टेट्स। ये एक यूनिक स्टेट है, अद्भुत अनूठी अवस्था है, और लेकिन सारी अवस्थाओं के पार है। अब यहां पर भी वही बात है, वही विरोधाभासी सत्य यहां पर भी है कि जीवन की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो हमारे मन के द्वारा रची गई अवस्थाएं हैं, या हमारी धारणाओं के द्वारा रची गई अवस्थाएं हैं। तो वो किसी अवस्था में फिट नहीं बैठेगा। प्रेम सारी अवस्थाओं के पार चला जाएगा, और प्रेम उस सारी अवस्थाओं के पार एक अद्भुत अवस्था की तरह आएगा जब हम अपनी सारी धारणाओं, मान्यताओं, सीमाओं को गिराकर उसको देख रहे होंगे, तो वो एक अल्टीमेट स्टेट, एक आत्यंतिक अवस्था की तरह हमारे सामने प्रकट होगा। लेकिन किसी अवस्था में नहीं बांध पाएंगे उसको कोई अवस्था नहीं दे पाएंगे। ये दुविधा हमेशा से रही है लोगों की, इसीलिए लोग प्रेम से कन्नी काटते रहे हैं। अब साधकों की, ध्यान में जाने वाले लोगों की दुविधा समस्या देखो। जाना तो उनको भी सारी अवस्थाओं के पार चाहिए, उनको भी किसी अवस्था में क्यों कर अटकना चाहिए? क्योंकि जीवन तो आत्यंतिक अवस्था होनी चाहिए, अल्टीमेट स्टेट होनी चाहिए। लेकिन जो लोग काल्पनिक और वैकल्पिक दुनियाएं बसाते हैं, जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाते हैं जीवन की विराट अराजकता में, जो अल्टीमेट केओस है उसमें जो आर्टिफिशियल अरेंजमेंट बिठाते हैं, कृत्रिम व्यवस्थाएं बिठाते हैं, तो कृत्रिम अवस्थाएं भी बिठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ध्यान साधना वाले लोगों ने जो इस तरह से देखा, उनके शास्त्र बनाए और उन पर जो उन्होंने अपनी दृष्टियां रखी, उसमें वो ध्यान की भी अवस्थाएं बनाएंगे। ये ध्यान की प्राथमिक अवस्था, ये ध्यान की द्वितीय, की तृतीय, के ध्यान की उच्च अवस्था, ये ध्यान की परम अवस्था। अब लोग इसी में उलझे रह जाते हैं। हमेशा ये प्रश्न साधकों को उठता रहा है और वो उनको उलझन में डालता रहा है कि मेरी साधना की अवस्था क्या है रोचक बात की नहीं? गाहे बगाहे मुझसे भी कोई पूछ ही लेता है कि क्या आप बता सकते हैं, आपको तो अंतर्दृष्टि होगी ही, कि मैं किस अवस्था में चल रहा हूं। मैं टाल जाता हूं प्रश्न को, क्योंकि ध्यान तो अंतिम अवस्था है, अद्भुत अवस्था है, यूनिक स्टेट है। अवस्थाओं में थोड़े बांधेंगे इसको। फिर उन्हीं लोगों ने उसको चक्रों, स्टेजेस, प्लेन्स और इन सब में बांटा, जिससे उनको बताने में आसानी हो कि तुम सेकंड प्लेन पे चल रहे हो, तुम सेकंड चक्र पे चल रहे हो, तुम फोर्थ प्लेन पे चल रहे हो, तुम फोर्थ चक्र पे चल रहे हो। ये सब चीजें अवस्थाएं। और जरा सा हटके देखेंगे तो हमको कितना मूर्खतापूर्ण लगेगा। अवस्था, प्रेम में अभी अभी कोई गया और प्रेम में कोई पिछले 50 साल से प्रेम में जीवन जी रहा है, उससे पूछो कि प्रेम की अवस्था क्या है? कहेगा अवस्था, प्रेम है बस। प्रेम की अवस्था क्या होती? प्रेम को जब जैसे रंग लेने होते हैं, जब जैसे रूप लेने होते हैं, प्रेम अपने रंग रूप ले लेता है। प्रेम को जब जैसे बहना होता है बह जाता है, प्रेम को जब जैसे रहना होता है रह जाता है। नहीं बता सकता कोई प्रेम की अवस्था। अभी अभी प्रेम की लौ जगी है, उसकी क्या अवस्था बताएं? और ये प्रेम की आग पिछले 50 साल से जल रही है, उसकी क्या अवस्था बताएं? वो अद्भुत अवस्था है, सारी अवस्थाओं के पार है, उसका एक ही अवस्थागत रूप है। तो इसीलिए प्रेम की अवस्थाएं बनाना बड़ा मुश्किल है। क्या हम कह सकते हैं किसी से तुम प्रेम के पहले सोपान पर चल रहे हो, तुम प्रेम के दूसरे सोपान पे चल रहे हो, प्रेम के तीसरे सोपान पे चल रहे हो, अब तुम प्रेम के 7वें सोपान पे चल रहे हो। प्रेम का मूलाधार तुम्हारा जाग गया और प्रेम का सहस्रार जाग गया है। हम पगला जाएंगे। और प्रेम में गया हुआ व्यक्ति कहेगा ये उठा कर रखो अपनी बातें, किताबें और अपने ये मूलाधार सहस्रार, हम परवाह ही नहीं करते इन बात की। हु केयर्स?
इन डीपेस्ट लव यही महामंत्र उठता है, हु केयर्स कौन सी अवस्था, लेकिन ध्यानी एक एक अवस्था गिनता है। इसीलिए वो चेतना की परम अवस्था, चेतना की क्षुद्र अवस्था, ये सब बातें गिनता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की कई किताबें मैंने देखी, उन लोगों ने तो इतना मम्बो जम्बो लिख रखा है, चेतना के स्तर, चेतना के प्लेन और पता नहीं क्या क्या, ये निर्वाणिक स्तर, ये स्तर, वो स्तर, ये बॉडी, वो बॉडी। इस बॉडी से रिश्ता बना नहीं पाए ठीक से, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यही सब चलता रहता है। ये सब मम्बो जम्बो यानी कि बकवास, ये सब आती है अवस्थाओं की इन्हीं अप्रेम पूर्ण स्थितियों के कारण। प्रेम एक अद्भुत अवस्था है, और अद्भुत इसलिए कि सारी अवस्थाओं के पार कोई अवस्था है ही नहीं, वो इजनेस है, सचनेस है। प्रेम ही हमको थोड़े से घुमाव के साथ अचानक तथाता में ले जाता है। अब तथाता क्या है? तथाता ध्यान की गहनतम अवस्था है। जब ध्यान की गहनतम अवस्था में गए तो हम उस तथाता में, सर्व स्वीकार की अवस्था में, द परफेक्ट इजनेस, या उसको हम कह सकते हैं सचनेस, ऐसा ही है, दिस इज इट, अर्थात एक स्टेट ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस एंड स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस, अतिक्रमण की और सर्व स्वीकार की एक अवस्था, उसको तथाता कहते हैं। और तथाता में जो पूरी तरह स्टिल हो गया, उसी को हम तथागत कह देते हैं, यानी ध्यान की चरम अवस्था। तो तथाता भी कोई अवस्था नहीं है, सारी अवस्थाओं के पार है, और प्रेम भी कोई अवस्था नहीं है, सारी अवस्थाओं के पार है। तो ये जादू है प्रेम का। और ये भी कहता है सूत्र कि जो सारी समझ के पार है वही इसे समझता है। जो अपनी डायरी, नोट्स, किताबें खिसका देता है किनारे, वही इसे समझता है। ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, आउट ऑफ बुक्स अंडरस्टैंडिंग है। प्रेम सारी समझ के पार ही जो जाता है वो समझता है। समझ समझ के उसमें क्या समझेगा? फार्मूले लगाएगा, तर्क लगाएगा, वितर्क लगाएगा। इसीलिए तो प्रेम में जब कोई होता है तो उसकी अभिव्यक्ति एक दीवानेपन, एक मस्ती और एक अतर्क स्थितियों के रूप में होती है। क्योंकि किस तर्क को बिठाएं उसमें, किस समझ को डालें उसमें। सारी समझ या तो घुल मिल जाती है उसमें, या कोई समझ काम नहीं आती। तो जो सारी समझ के पार है वही इसे समझता है। सारी समझ के पार जो जाता है वो नासमझ नहीं होता है, वो बहुत प्रज्ञावान व्यक्ति है। सारी समझ के पार जाने का मतलब ये नहीं कि उसको कुछ समझता ही नहीं, उसको सब कुछ समझता है, लेकिन उस समझ के दायरों को सीमित नहीं करता, उनसे जीवन को पकड़ता नहीं। अर्थात वो परिभाषाओं के पिंजड़े में जीवंतता को कैद नहीं करता। परिभाषाओं के पिंजड़ों में जीवंतता को नहीं संभाला जा सकता। तो इसीलिए प्रेम की भी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। समझ हो और फिर समझ को गिरा दिया जाए, समझ के पार चले जाया जाए, तो गहनतम प्रेम घटता है। सूत्र कहता है वही इस प्रेम को समझता है। लेकिन जो समझ के अपने सीमित दायरे लेकर चलेगा, वो प्रेम को समझेगा नहीं, वो प्रेम के भी फार्मूले बनाएगा। अब प्रेम सूत्रों पर हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, अभी आने वाले बहुत समय तक बात करने वाले हैं। तो हम केवल प्रेम के इस विराट विस्मित रूप को अलग अलग कोनों से देख रहे हैं। कभी इस कोने से, कभी इस घाट से, कभी उस घाट से, कभी इस तट से, कभी उस तट से, हम उसकी विराटता को बस केवल देख रहे हैं, लेकिन फार्मूले में नहीं बांध रहे हैं, किसी फार्मूले में नहीं बंध रहा। अर्थात सारे प्रेम सूत्रों की अगर समझ की स्थिति उसको एक साथ रख दो तो वो इतनी व्यापक हो जाएगी कि हमारे प्राणों में समाएगी भी नहीं। हमें लगेगा अरे बाप रे, इतना इतना समझेंगे तब प्रेम समझ में आएगा। तो इसका मतलब होता है इतना समझ के उसके पार चले जाना है, नासमझी नहीं। देखो, नासमझी
तो जड़ता और मूढ़ता होती है। तो आम तौर से ये बातें तो थोड़ा लोगों के ज़हन में हमेशा रही हैं कि प्रेम समझ के पार है। तो लोग समझ के पार नहीं जाते हैं, वो समझ के नीचे चले जाते हैं। 2 स्थितियाँ होती हैं, या तो समझ के पार जाएँ या समझ के नीचे चले जाएँ। तो लोग समझ के नीचे चले जाते हैं, उनको समझते ही नहीं। ऐसा नहीं है। प्रेम की समझ जब हमारे भीतर आती है तो सब कुछ समझने की स्थिति दे देती है। प्रेम से ज़्यादा अंतर्दृष्टि संपन्न कोई घटना नहीं होती। लेकिन सारी समझ के पार जाने पर ही इसे समझा जाता है। अब समझा जाता है तो क्या किया जाता है? समझा जाता है तो उसे जिया जाता है। अगर हम कोई बात समझ लेते हैं तो उसे जीते हैं। तो जो सारी समझ के पार जाकर प्रेम को समझता है, उसके रोम-रोम में, उसके जीवन के कण-कण, उसके जीवन के क्षण-क्षण में हम उस प्रेम को देखेंगे। वो प्रेम प्रेम जिया जा रहा होगा। वही प्रेम की उस अराजकता, व्यवस्था, अराजकता और अवस्था की जो तमाम पार गई स्थितियाँ हैं, उनसे छन कर आई हुई स्थिति जो होगी हमारे पास, वो बनती है। तो प्रेम का ये व्यापक रूप है। और यहाँ पर हम देखेंगे इस सूत्र के माध्यम से, और अनेक सूत्रों के माध्यम से हम देख चुके हैं कि ये ध्यान भी है। इसको दूसरे सिरे से पकड़ेंगे तो ध्यान बन जाएगा, लेकिन अगर बिना प्रेम के ध्यान में जाएंगे तो ध्यान ड्राई और शुष्क बन जाएगा और वो फिर थोड़ा बेमानी हो जाएगा, चुभने लगेगा। इसीलिए जिस ध्यानी के जीवन में प्रेम नहीं होता, वो ध्यानी नुकीला हो जाता है, वो चुभने वाला हो जाता है। प्रेम हमको गोलाई दे देता है, प्रेम हमको नमनीयता दे देता है, एक अल्टीमेट ह्यूमिलिटी दे देता है। वही प्रेम का सबसे सार्थक स्वरूप